हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। तो आज की क्लास शुरू करते हैं मैथ्स की। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं, क्या होने वाला है। देखो, बड़ी सीधी सी बात है, डिटरमिनेंट्स निकालना हम लोगों ने सीख लिया और बहुत सारे डिटरमिनेंट्स हम लोगों ने पॉइंट 1 एक्सरसाइज में निकाले भी थे, अगर आपको याद हो तो। अब हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो थोड़े डिफिकल्ट टाइप के होंगे, जिसमें बहुत सारी वेरिएबल टाइप की वैल्यूज होंगी और हम लोगों को उसको प्रूव करना पड़ेगा। अब प्रूव करने के लिए हम डायरेक्टली इनको डिटरमिनेंट निकाल के भी प्रूव कर सकते हैं, जैसा आप लोगों ने पहले पढ़ा था, लेकिन ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन अब बहुत लेंदी जाएगा। इतना लेंदी आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी वजह से ही हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को सीखा, और इवन जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमें खुद ही कहा जाएगा कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट। अब इसमें भी दो कॉन्सेप्ट बन गए। पहला कॉन्सेप्ट, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। और दूसरा कौन सा बना, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट। अब जो मैंने दो कॉन्सेप्ट बताया उसमें एक विदाउट एक्सपेंडिंग है और एक बिना, मैंने कुछ नहीं बोला उसमें, मतलब सिर्फ यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स उसको सोल्व करो। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जहां पर आप लोगों को बोला जाएगा विदाउट एक्सपेंडिंग, वहां पर आप लोग डिटरमिनेंट्स का फॉर्मूला जो आप लोगों को बताया गया था वो भी यूज नहीं करोगे, सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स यूज करोगे और उसी के बेस पर आंसर को निकालोगे, उसी के बेस पर आप उसे प्रूव करोगे। उस टाइप के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट। तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पास कहीं से वही वाला पुराने वाला फॉर्मेट बन जाए 100 वाला, और उसके बाद हम एक पर्टिकुलर उस जगह तक पहुंचकर जब हमारे पास 100 वाला फॉर्मेट बन जाएगा, 100 वाला फॉर्मेट क्या आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एंड देन उसके बाद हम डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को एक्सपेंड करके निकाल पाएंगे। लेकिन यहां पर जो आज हमें क्वेश्चन पढ़ रहे हैं विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि हमें एक्सपेंड नहीं करना। तो थोड़ी शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो पहली बात यह कि आपको 6 की 6 प्रॉपर्टीज आनी चाहिए जो लास्ट क्लास में आप लोगों को करवाई गई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आज की क्लास और इससे अगली क्लास लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। पहले उसको देखना है, तब आगे चलना है आप लोगों ने। और अगर आप उसको देख चुके हो, समझ चुके हो, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो वी आर स्टार्टिंग। ठीक है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। आपको एक्सपेंड नहीं करना। देखो, अगर मैं सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन आया होता, कुछ भी नहीं लिखा होता, वो कहता है इसको प्रूव करो 0 है, तो मैं सीधा क्या करता, सीधा R1 या R2 या R3 के अकॉर्डिंगली अलोंग इसको सोल्व करता, जैसे डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, और प्रूव करके इसको 0 कर देता। मुझे पता है बहुत लेंदी जाता, बहुत बड़ा क्वेश्चन जाता, लेकिन ठीक है, अभी करना है तो करना पड़ता। प्रॉपर्टीज क्यों सीखी हम लोगों ने? प्रॉपर्टीज इसी वजह से ही तो सीखी कि हम बिना इतना कुछ सोल्व किए चुटकियों में उसके आंसर निकाल सकें। अच्छा, चुटकियों में मैंने बोल दिया 1 मिनट से पहले, लेकिन आप इस बात को इमेजिन कीजिए कि चुटकियां बजाने से पहले आप लोगों को बहुत ध्यान से उस रूपरेखा को, उस चीज को समझना पड़ेगा कि हम किस टाइप से प्रॉपर्टीज तक पहुंचे। शुरू करते हैं क्लास, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना। देखो, मेरे पास क्वेश्चन है x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c। इस क्वेश्चन को देखकर मुझे एक बात याद आ रही है कि मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास किसी डिटरमिनेंट में कहीं पर 2 या 2 से ज्यादा का सम हो तो मैं उसको सेपरेट कर सकता हूं। मैंने सीधी LHS उठा ली है और मैं प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं और इसको कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। दैट मीन्स मैंने क्या किया, आप समझ गए होंगे। जो ये दो कॉलम नंबर 3 के अंदर 2 चीजों का जो एडिशन था, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, उन दोनों के एडिशन को मैंने सेपरेट करके लिख लिया। ऐसा मैंने आपको लैम्डा वाला एग्जाम्पल करके बताया भी था। ए
बी और सी। राइट, समझ में आ रहा सबको? उम्मीद है समझ में आ गया। अरे ये क्या हुआ? वेरी गुड। इस कॉलम 1 को देख रहे हो आप लोग और इस कॉलम 3 को देख रहे हो? ये कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गई, यानी कि कॉलम 1 के एलिमेंट और कॉलम 3 के एलिमेंट बिल्कुल क्या है? सेम। और हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, शायद प्रॉपर्टी नंबर 3, कि अगर दो कॉलम या दो रोज आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो ये कितना आ गया आपका? 0। देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग, मतलब यहां पे आपको कोई डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, यही तो प्रॉपर्टी है, यही तो प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। प्लस देखो जी, ए बी सी दो कॉलम C2 और C3 फिर आइडेंटिकल हो गए, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 0। 0 प्लस 0 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने जो प्रॉपर्टी यूज किया वो आप लोगों को यहां पर लिखनी पड़ेगी। इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू डिटरमिनेंट इज 0। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इजी था। बात यही है, दिमाग लगाना बहुत जरूरी होता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की राइट हैंड साइड मैंने नहीं लिखी, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 की राइट हैंड साइड हमारे पास जो है, इसमें भी हमें 0 ही बनाना है। क्वेश्चन कहता है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, और इस पूरे डिटरमिनेंट को हमको 0 के इक्वल करना है। ठीक है भाई, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें तीनों में माइनस 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 का कॉन्सेप्ट है। तो कोशिश करते हैं कुछ ऐसा, फिर से वही, कि दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल बन जाए। तो दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक काम करते हैं, एक ऑपरेशन लगाते हैं। R1 में R1 प्लस R2 ऐड कर देते हैं। मुझे क्या दिखा इस स्टेशन के अंदर, जिससे कि मैं ये R1 और R2 ऐड कर रहा हूं? मैं ये देख पा रहा हूं कि A माइनस बी और B माइनस सी R1 और R2 है ना। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 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 तो मेरा ये B से B कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास जो बचेगा वो A और C की फॉर्म बचेगा, जो कि लगभग इसके जैसा है। ऐसे ही अगर मैं इसमें B माइनस सी में C माइनस A ऐड कर दूंगा, R1 प्लस R2, तो C से C कट जाएगा, तो B और A की फॉर्म बन जाएगी, जो कि कुछ इसके जैसा है। बस यही दिमाग लगाया मैंने यहां पर। तो शुरू करते हैं। R1 प्लस R2 लगा लूं ऑपरेशन। ठीक है जी, मैंने बताया था लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी कि हम लोग ऑपरेशन लगा सकते हैं, ऑपरेशन लगाकर अपनी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो R1 प्लस R2 और R3 में कुछ नहीं हो रहा, R2 और R3 को एग्जैक्टली सेम टू सेम लिख दो जैसे वो है। पहला काम तो ये करना चाहिए हमेशा, ये जिंदगी में ध्यान रखना, जिसमें कोई ऑपरेशन आपने नहीं लगाया उसको आप एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा लिख दो, ताकि आपकी टेंशन आधी तो खत्म ही हो जाए। अब R1 में हम कर रहे हैं R1 प्लस R2, A माइनस बी प्लस B माइनस सी, B से B कैंसिल, A माइनस सी, C से C कट गया, B माइनस A, C माइनस A से A कट गया, C माइनस B। अरे वाह, कुछ सेम होगी, R1 और R3 कुछ सेम होगी। एक काम करते हैं, पूरा सेम बनाते हैं। यहां लिखा हुआ है A माइनस सी, यहां लिखा हुआ है C माइनस सी, यहां लिखा हुआ है B माइनस A, यहां लिखा हुआ है A माइनस B, यहां लिखा हुआ है C माइनस B, यहां लिखा हुआ है B माइनस C। एक काम करते हैं, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। आपको मैंने बताया था डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में डिफरेंस था कि जब भी कोई चीज नेगेटिव 1 कॉमन लिया मैंने बेसिकली, जब हम मैट्रिक्स में करते थे तो वो पूरा इफेक्ट पूरी मैट्रिक्स पे जाता था, लेकिन यहाँ पर जब भी हम करेंगे तो एक रो में या एक कॉलम में, मतलब किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में उसका इंपैक्ट जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये A माइनस सी, C माइनस A हो गया, ये A माइनस B हो गया, ये B माइनस C हो गया। R1 को मैंने
नेगेटिव साइन से चेंज कर दिया। ये b माइनस सी, ये c माइनस ए, ये a माइनस बी, ये c माइनस ए, ये a माइनस बी, ये b माइनस सी। R1 एंड R3, R1 और R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है जी। अगर दो आइडेंटिकल हो जाए, नेगेटिव का नेगेटिव, तो डिनोमिनेटर देती है जीरो, और नेगेटिव जीरो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप ये दो क्वेश्चन समझिए अच्छे से, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे से समझिए, मैं इसको रब करता हूं और आगे के जो क्वेश्चन है वो लिखता हूं। तो स्टूडेंट्स आगे शुरू करते हैं। अब हमारे पास थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चंस मैं वो करवा रहा हूं, और फोर्थ क्वेश्चन आपका जो है वो होमवर्क है, ये आपने घर से ट्राई करना है फोर्थ क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं पहले। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 2, 3, 5, कॉलम वाइज पढ़ रहा हूं, 7, 8, 9, 65, 75, 86, और इसको 0 के इक्वल पुट करना है, एक प्रूव करना है। देखो मैं फिर बता चुका हूं आपको पहले भी एक बात, अगर ये क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, वो कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मैं सीधा इसको अलोंग R1, R2, R3 वटेवर जो भी है उसके अकॉर्डिंग निकालता और इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल निकाल देता। बट मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, साथ में दूसरा मुद्दा और डाल दिया इसमें कि आपको विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड भी नहीं करना इसको, और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल प्रूव करनी है। चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। ऐसे केसेस में क्या देखते हैं, सबसे बड़ी टर्म कौन सी दिख रही है मुझे? सबसे बड़ी टर्म मुझे 65, 75 और 86 दिख रही है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि मैं कुछ ऐसा बना पाऊं कि मुझे दो चीजों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिख जाए और साथ में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल बन जाए? देखते हैं। अगर मैं इसे कुछ ऐसे लिख दूं, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 63 प्लस 2, 72 प्लस 3, 81 प्लस 5, ऐसा ही क्यों लिखा मैंने? 63 में 2 ऐड करूंगा 65 हो जाएगा, 2 यहां पर भी है, यहां पर भी 75 में 3 ऐड करूंगा 72 में 3 ऐड करूंगा 75 बन जाएगा, 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, सेम ऐसा ही यहां पर। और अभी आपने प्रॉपर्टी सीखी है पहले भी कि दो का सम हो तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। मैं अलग अलग कर देता हूं, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 63, 72, 81 प्लस 2, 3, 5, 7, 8, 9 और 2, 3, 5। ठीक है जी, सबको समझ में आ रहा है? इसको तो पहले उठा के 0 कर देते हैं। क्यों किया मैंने? क्योंकि 2 कॉलम्स, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 क्या बन गए? आइडेंटिकल बन गए, इसलिए हो गया 0। अब आपको पता है 63, 72 और 81, क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये तीनों आते हो? यस, 9 का टेबल है। 9 के टेबल में तीनों आते हैं, 9 7 जा, 9 8 जा, 9 9 जा। तरीके धीरे 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 आप भी सीख जाएंगे इसे किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, किस तरीके से निकालना होता है। फिलहाल क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 7 9 सा, हाँ 7 9 सा और 8 9 सा और 9 9 सा। ये तो 0 था ही, आपको पता ही आपको। अब एक काम करते हैं, इस कॉलम में से 9 कॉमन ले लेते हैं। मैंने बताया था जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट के एक रूल होता है कि आप जो भी चीज़ कॉमन निकालेंगे या जो भी चीज़ डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे वो किसी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम में होगा। कॉलम और रो कोई भी हो सकता है। तो मैंने कॉलम नंबर 3 से 9 कॉमन ले लिया। क्या बचा? 2, 3, 5, 7, 8, 9, 7, 8, 9। लो जी, कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए। 9 इंटू 0 हो गया, ये कितना हो गया? 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
उम्मीद कर रहा हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पहला ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से देखना है सभी ने। देखो जी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी के प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, और इसको प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। सबसे पहले तो आप ये समझने की और सोचने की कोशिश कीजिए कि ये ट्वाइस कब हुआ होगा। ये ट्वाइस मेरे हिसाब से तब हुआ होगा जब बिल्कुल सेम डिटर्मिनेंट में यही डिटर्मिनेंट ऐड हो गया होगा, सेम डिटर्मिनेंट में वही डिटर्मिनेंट ऐड हो गया होगा, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो इसका मतलब मुझे ये हुआ कि मुझे कुछ कोशिश करके ये निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। और देखो मजे की बात यह है कि मेरे पास सारा कुछ प्लस में दे रखा है, तो सबसे पहले तो मैं प्रॉपर्टी लगाकर इसको सेपरेट कर सकता हूं, लेकिन फिर वही बात, सेपरेट सारे नहीं होंगे एक साथ, या कोई एक रो होगी या कोई एक कॉलम होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस b को, इस q को और इस y को एक इसमें एक डिटरमिनेंट में कर दूं, c r और z को एक डिटरमिनेंट में कर दूं, तो आपको देखो b q y अलग हो जाएगा, c r z आपको चाहिए वो अलग हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन में ना आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आप कैसे कर सकते हैं। ये यहां पे भी हो सकता है, ये यहां पे भी हो सकता है। देखो a p x अगर मैं सेपरेट कर दूं, a p x सेपरेट, b q y मतलब कहीं ना कहीं चाहिए ये एग्जैक्टली ऐसा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस रो 3 को सेपरेट कर देता हूं, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, b + c। मैं किसी को भी सेपरेट कर सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन करने का तरीका है, ठीक है। q + r y + z c + a r + p z + x a p x। मैंने कॉलम 3 को सेपरेट कर दिया है, सॉरी रो 3 को सेपरेट कर दिया है। क्या लिखूंगा यहां पे मैं, b + c q + r y + z और c + a r + p और z + x और b q y। अब हमारा ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। एक काम करता हूं, मैं इस पूरे पार्ट को डिटरमिनेंट 1 मान लेता हूं और प्लस इस पूरे पार्ट को डिटरमिनेंट 2 मान लेता हूं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आप लोगों ने 9th 10th 11th में किए, जब बड़ा क्वेश्चन हो जाए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, दोनों को अलग अलग सोल्व करके उसको ऐड कर दो। मकसद एक ही है, इसको भी ये बनाना है, इसको भी ये बनाना है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ट्वाइस भी आ जाएगा। तो इसका भी हम एक काम करते हैं, तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक मैं सोल्व करता हूँ, एक आप लोग सोल्व करना घर से। मैं फर्स्ट वाला सोल्व कर रहा हूँ, सेकंड वाला आप सोल्व करना है। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट 1, थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ, इसे दोबारा कॉपी नहीं कर रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो मुझे इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज ये समझनी है कि ये लाने के लिए मुझे सभी वैल्यू सेपरेट चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस है, भाई कॉलम थर्ड, सॉरी रो थर्ड तो ठीक है, सिंगल वैल्यू है a p x। इन दो में ही तो मुझे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, कोई ऐसा ऑपरेशन जिससे कि इनकी वैल्यू सिंगल सिंगल में कन्वर्ट हो जाए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिंगल सिंगल में कन्वर्ट होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ध्यान देता हूं, मैं कहता हूं यार इसमें भी c है, इसमें भी c है, इसमें भी r, इसमें भी r, इसमें भी z, इसमें भी z। अगर मैं इनको किसी को भी एक माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, और कट जाएगा तो बाकी वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगी हमारे पास। बोलो यस और नो। तो मैं कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना आप लोगों ने। मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूं R2 में लगा रहा हूं। अच्छा एक चीज और, R2 में ऑपरेशन लगाने से पहले एक चीज और देखो ध्यान से, अगर यहां पे इन दोनों को छोड़ दिया, अभी इनको ना पंगा लिया हम,
क्योंकि ऐसा करने से फिर हमारे पास डबलिंग में इफेक्ट रहेगा। सिंगल वाले को पकड़ते हैं। अगर मैं इस R2 में ये माइनस कर दूं, C प्लस ए में ए माइनस कर दूं, C प्लस ए में ए माइनस कर दूं, C प्लस ए में ए माइनस कर दूं, तो C बच जाएगा, यहाँ R बच जाएगा, यहाँ Z बच जाएगा, क्योंकि ये X माइनस रहेगा। तो ये ऑपरेशन लगाना ज़्यादा बेहतर है। R2 में R1 का मतलब करो, बेटर ये कि हम R2 में R2 माइनस R3 का ऑपरेशन लगा देते हैं। ऐसा करने से मेरे पास, बहुत ध्यान से देखना है सभी, पहली बात है R1 और R3 में कुछ नहीं हो रहा, तो R1 और R3 को तो ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, APX, ठीक है। R2 में C प्लस ए माइनस ए खाली बच गया C, R प्लस P माइनस P खाली बच गया R, Z प्लस X माइनस X खाली बच गया Z। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बड़े प्यार से समझ में आ रहा होगा। अब फिर वही चीज, अब लगाता हूं मैं ऑपरेशन। अगर मैं R1 में से R1 माइनस R2 कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास फिर से वही सेपरेट सेपरेट बच जाएगा। लगा रहा हूं मैं ऑपरेशन। R1 में लगा लें तो इसको छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत करिए, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा। B प्लस C माइनस C, B बचा, Q बचा, और यहाँ पे Y बचा। क्लियर है? इसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कर लेना। नाउ अब मैं एक चीज देख रहा हूं कि APX तो मुझे R1 में चाहिए, APX मुझे R1 में चाहिए। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं इस APX को R1 में लाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मैं कहता हूं R1 को R3 से रिप्लेस कर दूं। मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, जब रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो ये चीजें बताई गई थी आप लोगों को। R1 को R3 से मैं रिप्लेस कर रहा हूं। ऐसा करने से क्या हुआ, R1 ने R3 की जगह ले ली, R3 ने R1 की जगह ले ली। मतलब तुम्हें इनके सही प्लेस में लाने की कोशिश कर रहा हूं। APX यहां पहुंच गया, BQY यहां पहुंच गया, ठीक है, और CRZ अपनी जगह पे ही है। ऐसा करने से चलो एक तो ठीक हुआ, अपनी जगह पे पहुंचा। अब अगर मैं एक और ऑपरेशन लगाऊं, ऑपरेशन नहीं सॉरी, हाँ ऑपरेशन समझ लो कि CRZ को उठा के यहाँ ले और BQY को उठा के यहाँ ले आओ, यानी कि R2 और R3 को रिप्लेस कर दो, तो मेरे पास वही आ जाएगा APX BQY CRZ। लो जी, वंस मैंने निकाल लिया। अब आप लोग इस वाले पार्ट को डेल्टा 2 को कंज्यूम करेंगे, जैसे मैंने किया। B प्लस C में से B जाएगा, ठीक है, तो B बच जाएगा, C Q बच जाएगा, C Y प्लस Z, ये फिर इसको इसके साथ कर देना, इन दोनों के साथ कर देना, जो बच जाएगा। तो ऐसा करने से आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू को जोड़ना और ऐड होने के बाद आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप इसको देखिए। अब ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ये कॉपी कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का होमवर्क है। इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। अच्छे से पढ़ना है इसको घर पर आप लोगों ने, ठीक है। आप इसे कॉपी कीजिए, मैं देखूँ। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताता हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन को टीचर सबसे ज्यादा देना पसंद करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 0a माइनस बी रो 1 माइनस ए 0 माइनस सी रो 2 और ए बी सी 0 रो 3, और इसको पूरे को 0 के इक्वल बनाना है। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट तो ये है ये। इस क्वेश्चन में अगर आप डायगोनल एलिमेंट देखो तो वो तीनों 0 है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट का 0 होना इस क्वेश्चन की थोड़ी सी पहचान है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट तीनों 0 आते ही, और इस टाइप का क्वेश्चन आते ही जहां पर सबकी वैल्यू सेपरेट हो, ना तो आप इसको सेपरेट कर सकते, ना इसमें आप कोई ऑपरेशन लगा सकते, क्योंकि कोई चीज
आपस में ना डिलीट हो रही है ना कुछ हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन को। कैसे? जैसे मैं एक काम करता हूं, R1 में मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूं, एक स्केलर वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसा क्यों किया अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। R1 में एक C वैल्यू से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, अपने आप से। अच्छा, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ये भी ध्यान रखो, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो यहां पर आपके पास अंदर मौजूद हो। सही है ना, गॉट माय पॉइंट और नॉट? बी से भी कर सकते थे, लेकिन वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। सी से ही क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा, बी से भी कर सकता था मैं, तो सी से किया मैंने इसको, ध्यान से देखना है आप लोगों ने। तो सी इंटू जीरो जीरो, सी इंटू ए सी, सी इंटू माइनस बी, सी इंटू माइनस बी माइनस बी सी, क्योंकि R1 में इंपैक्ट था, बाकी मैंने ऐसा का ऐसा ले दिया। अच्छा, एक छोटी सी चीज भाई, मैं पूरी मैथमेटिक्स आपने पढ़ी, आपको ये पता है कि किसी भी चीज से आप यूं ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इम्पैक्ट बराबर का जाना चाहिए। क्योंकि मैंने इस R1 को C से मल्टीप्लाई किया, इसलिए मैं एक काम करता हूं, C से डिवाइड भी कर देता हूं। C से डिवाइड क्यों किया मैंने, ये आपको पता ही है। C से डिवाइड किया ताकि इम्पैक्ट, अब ऑब्वियसली पता है, अगर R1 में से C कॉमन ले लूं, C से C कट जाएगा, पूरा क्वेश्चन मेरा वही का वही आ जाएगा। और ये मैं आपको बार बता चुका हूँ कि डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो में से या किसी भी एक कॉलम में से कॉमन लिया जाता है, पूरे डिटर्मिनेंट में से नहीं, वो मैट्रिक्स में होता था। तो आपके पास अब कुल मिला के ये बन गया 1/c एंड बटाकर, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, बहुत ध्यान से देखना, सभी ने बहुत ध्यान से देखना है, दोबारा बता रहा हूं। अब मैं एक काम करता हूं, एक ऑपरेशन और लगाता हूं। ऑपरेशन में R1 में ही लगा रहा हूं। मुझे कुछ ऐसा करना है, देखो मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि एटलीस्ट 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल बन जाए, वही बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इस R1 में, अगर मैं इस R1 में से BR2, अगर मैं इस R1 में से BR2, ये B मैंने अपने वैल्यू लिया, BR2 माइनस कर दूं, तो ऐसा करने से क्या होगा, 1/c R1 क्यों कर रहा हूं ये मैं बताऊंगा अभी आपको, क्योंकि ये एकदम समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। कैसे जाते हैं उस कॉन्सेप्ट पे, देखो पहली बात ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन क्या होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन ट्रिकीस्ट वे में ही रहते हैं। तो R1 कितना है, 0 माइनस BR2 कितना है, नेगेटिव A, तो ये हो गया 0 प्लस AB, तो 0 कितना हो गया, AB आ गया, ठीक है, बोलो क्लियर। अब R1 कितना है, AC, BR2, B इंटू 0 AC रहेगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। R1 कितना है, माइनस BC माइनस B R2 कितना है, माइनस BC प्लस BC, कट के कितना गया, 0, माइनस A 0 माइनस C BC और ये 0, सबको समझ में आ रहा है। अब आप ध्यान से, तो मैंने ऐसा क्यों किया था, ये ऑपरेशन क्यों लगाया, इसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करो। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे B लिखा है, यहाँ पे AC लिखा है, यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे माइनस BC लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है। दिमाग लगाओ, सोचो, अगर मेरे पास यहाँ पर कहीं से B आ जाए, कहीं से B आ जाए तो ये B सेम हो जाएगा, कहीं से यहाँ पे C आ जाए, C सेम होगा, और इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 है। AC में से 0 माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली AC ही रह जाएगा, और माइनस BC यहाँ पर है
और यहाँ पे कितना है माइनस सी, यहाँ पे कितना है 0, तो यहाँ पे कितना बनाना चाहिए मुझे एक तरीके से 0। तो मैंने इस टर्म को देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है b, तो मैंने कहा अगर मैं R1 में से BR2 माइनस कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। दूसरी चीज ये ऑटोमेटिकली क्या होगी जब ये मल्टीप्लाई होगी इसके अंदर, ध्यान से देखो ये BR2 b के साथ a मल्टीप्लाई करके जाएगा AB और ये ऐड करके जाएगा AB, और वहां से मैं आराम से इस तीनों में से a कॉमन ले लूंगा, तो ये a कॉमन आ गया मेरे पास, यहां से बच गया b, R1 में से मैंने a कॉमन ले लिया है, यहां से बचा c, यहां से बचा 0, इसको थोड़ा सा लिख दीजिए, और माइनस a 0 माइनस c b c 0 a बाई c इंटू 0 0 को लिखा क्योंकि R1 और R3 क्या हो गए आइडेंटिकल, AC इंटू 0 a बाई c इंटू 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक बार आपको क्लियर करता हूं, ऐसे क्वेश्चंस जो ये मैंने भी किया है ये आप लोगों को प्रैक्टिस करने से ही आएंगे, एक बार दो बार तीन बार चार बार समझने से ही आएंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने सबसे आपको इंपॉर्टेंट बताई कि इस क्वेश्चन की पहचान, एक तो पहले डायगोनल एलिमेंट्स में 0 हो गए, दूसरी चीज ये सारी वैल्यू जो है सेपरेट है, सेपरेट वैल्यू को दो रो को आइडेंटिकल करने के लिए मैंने सबसे पहले किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से एक ऐसी वैल्यू जो इसके अंदर मौजूद है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, कम से कम इसमें क्या हो डबलिंग हो गई। अब डबलिंग के बाद मुझे एक ऐसा इंपैक्ट देखना था जिससे कि मेरी दो रो आइडेंटिकल हो जाए, वेदर उसमें से कुछ कॉमन बाहर आ जाए उसके बाद। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे AC लिखा है, यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे माइनस B लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ पे B लिखा है, और देखो जो चीज मुझे BC चाहिए यहाँ पे उसमें से C है, जो चीज मुझे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे A है, तो उसके साथ हमारा अगर हम इसको गैदरिंग कर दें तो कम से कम यहाँ पे A कॉमन आ सकता है, यहाँ पे A पहले से ही है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली A कॉमन आ जाएगा, जिससे कि ये B, C और 0 वाली वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, R1 और R3 क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो थोड़ा सा और देखोगे तो थोड़ा सा और बात आपको जो है धीरे धीरे समझ में आएगी। तो आज की क्लास हमारी ओवर हो गई है, आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं, आपको मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, वो होमवर्क आप जरूर करना। थैंक यू सो मच।